नमस्कार प्यारे बच्चों, हरियाणा शिक्षा विभाग के एड्यूसेट प्रसारण में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ अर्चना अरोड़ा, पीजीटी केमिस्ट्री फ्रॉम जीएचएस राइस, सोनीपत, हरियाणा। आज बच्चों क्लास 9th के चैप्टर 14 नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे प्राकृतिक संपदा कहते हैं, उसी के एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हूँ। इसमें जो हम आज पढ़ेंगे वो बच्चों क्या पढ़ेंगे, हम सॉइल। सबसे पहले हम सॉइल, एक जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। अब वो सॉइल कैसे बनती है, उसको बनाने वाले फैक्टर्स, उसको बनाने में हेल्प करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, सॉइल पॉल्यूशन किसे कहते हैं और कि कैसे होता है, और सॉइल एरोजन जिसे मृदा अपरदन कहते हैं, ये कैसे होता है, इसकी परिभाषा, इसके जो कॉजेज हैं, कारण, इसके प्रभाव और इसके रोकने के उपाय, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे बायो जियो केमिकल साइकिल्स, जिसे हम जैव रासायनिक चक्र भी बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे वाटर साइकिल की, जिसे हम जलीय चक्र भी बोलते हैं। लेट मी डिस्कस दीज टॉपिक्स वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सॉइल, जिसे हम मृदा कहते हैं। वो मिट्टी, वो मृदा, वो सॉइल जिसमें किसी भी प्रकार की जो फसल है वो उगाई जाती है, किसी भी प्रकार के पौधे जो हैं वो उसमें ही उगाए जा सकते हैं, और वही फसलें जो है हमें हमारा भोजन प्रदान करती हैं। दैट मीन्स इस सॉइल के बिना हमारा जीवन यापन ना के बराबर है। जैसे हवा और जल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, वैसे ही सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। सॉइल होता क्या है बच्चों? सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स, गैसेस, लिक्विड्स एंड ऑर्गेनिजम्स दैट टुगेदर सपोर्ट लाइफ। मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ, खनिज, गैस, तरल पदार्थ, जीव, इन सभी का जो मिश्रण होता है और जो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं जीवन के लिए, इन सब का मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इन सब के मिश्रण को हम मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं। मृदा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट या बहुमूल्य संसाधन कह सकते हैं, हम उसे कहा जाता है। बच्चों सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी सतह होता है, जिसे हम भूपर्पटी कह सकते हैं या भूपृष्ठ कहते हैं, उसमें कुछ खनिज पदार्थ विद्यमान होते हैं। जो खनिज पदार्थ हमारे जीवों के लिए, विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवन यापन के लिए, उनके पालन पोषण के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। पर क्योंकि कुछ चट्टानें और कुछ पत्थर जो हैं, जो इनके आसपास होते हैं, वो जब हमारे इस पार्ट में इंटरेक्ट कर जाते हैं तो वो खनिज पदार्थ पूरी तरह से उन जीवों को नहीं मिल पाते, तो उससे उन जीवों के जीवन पर असर पड़ता है। और मैं कहना चाहूँगी आपको कि बहुत लंबे टाइम के बाद, हजारों से लाखों वर्षों के अंतराल के बाद, ये जो पत्थर हैं, ये जो छोटे छोटे आसपास पाए जाने वाले पत्थर हैं, ये टूटना शुरू हुए हैं। बहुत सारे भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रोसेसेस, प्रक्रमों के साथ ये टूट रहे हैं, और टूटने के बाद ये क्या हो रहे हैं? ये धीरे धीरे महीन पार्ट में डेवलप हो रहे हैं। वो महीन पार्ट क्या कहलाता है बच्चों? मृदा कहलाता है। तो मृदा की डेफिनेशन आपके सामने है, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मृदा के निर्माण में जो सबसे इम्पोर्टेंट कारक होते हैं, जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं मृदा के निर्माण में, उनमें सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा सन, सूर्य, जो कि बहुत इम्पोर्टेंटली काम करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है मृदा का निर्माण करने में। उसके बाद आता है जल, और उसके बाद बात आती है वायु की, और उसके बाद बात आती है बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवित जीवों की बात आती है। ये सभी, ये चारों ही कारक बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं मृदा निर्माण में। लेट मी डिस्कस दीज फैक्टर्स वन बाय वन। बच्चों सूर्य की जहां हम बात करते हैं तो सूर्य क्या करता है? सबसे पहले जो सूर्य की गर्मी से ये जो पत्थर होते हैं, ये जो चट्टानें होती हैं,
ये धीरे 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 क्या होती है, गर्म होना शुरू कर देती हैं। उसके बाद ये धीरे धीरे गर्मी से, सूर्य की गर्मी से प्रसारित होना शुरू कर देते हैं, मतलब फैलना शुरू कर देते हैं। और फैलने के बाद ये जैसे जैसे रात होती है, दिन की गर्मी में तो ये प्रसारित होते हैं, पर रात में ये ठंडे होते चले जाते हैं और धीरे धीरे संकुचित होना शुरू कर देते हैं, मतलब थोड़ा इकट्ठे होने शुरू कर देते हैं। और इकट्ठे होने के बाद ये धीरे धीरे क्या होते हैं, ये बार बार जब प्रसारण और इनका संकुचन चलता रहता है, कॉन्टिन्यूस ये काम होता रहता है, तो ये धीरे धीरे इनमें क्या होती है, दरारें सी आ जाती हैं, जो दरारें आपको इसमें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। और उसके बाद ये धीरे धीरे टूट करके छोटे पत्थरों में डेवलप हो जाते हैं और यही पत्थर धीरे धीरे मृदा का रूप ले लेते हैं। इसके बाद बात करेंगे हम जल की, जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट सोर्स है, फैक्टर है मृदा निर्माण में। वो दो तरह से काम करता है बच्चों। सबसे पहले जो ये बहता हुआ जल है, ये क्या करता है, जो फ्लोइंग वाटर है, ये पत्थरों को धीरे धीरे बहाव करके, इसका बहता हुआ जल जो है वो पत्थरों में दरारें पैदा करनी शुरू कर देता है और ये पानी जो है वो उन दरारों में रिसता चला जाता है। और जब ये पानी उन दरारों के बीच में आ जाता है तो इन दरारों को ये धीरे धीरे बढ़ाता चला जाता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ये तीसरे चित्र में कि दरारें कितनी फैल गई हैं और ये दरारें धीरे 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 छोटे पत्थरों का रूप ले लेती हैं और इस तरह से जल जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक का काम करता है। एक और तरीके से जल काम करता है, वो कैसे कि जो ये बहता हुआ जल होता है, ये इन पत्थरों को तेज बहाव से जब ले जाता है तो ये पत्थर जो है वो कभी तो पास आ जाते हैं, कभी दूर आ जाते हैं और ये पत्थर आपस में जब टकराते हैं तो ये धीरे धीरे टूट जाते हैं और टूट के धीरे धीरे बहते हुए चले जाते हैं उस पानी के साथ। इसके बाद हम बात करेंगे वायु की। वायु भी एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। सबसे पहले जो ये बहती हुई जो हवा है, तेज हवाएं हैं, ये क्या करती हैं, इन पत्थरों को धीरे धीरे फैला देती, इन पत्थरों को धीरे धीरे अपने साथ बहाती हुई चली जाती हैं और फैलाती चली जाती हैं, जिसकी वजह से ये पत्थर जो है वो धीरे धीरे इस वायु के साथ टूटते चले जाते हैं और फैलते चले जाते हैं और वायु के साथ बहते चले जाते हैं और इस तरह से वो धीरे धीरे छोटे होते हैं और अंतराल में क्या करते हैं, मृदा का निर्माण करते हैं। इसके अलावा लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी बहुत, जीवित जो पेड़ पौधे हैं ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है लाइकेन। लाइकेन एक ऐसा जीवित लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि मृदा निर्माण में हेल्प करता है। ये चट्टानों में एक ऐसी चीज छोड़ता चला जाता है जिससे कि वो धीरे धीरे टूटना चले शुरू कर देते हैं। इसके अलावा जो मॉस है, जो जिसे हम काई भी बोलते हैं, ये भी मृदा निर्माण में बहुत बड़ा कारक होते हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी आपको कि सॉइल क्या होता है, सॉइल के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, सॉइल कैसे बनती है, सॉइल के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हैं, इनके बारे में मैं आपके सामने विचार करना चाहूँगी। मृदा एक मिश्रण है जिसमें बहुत ही छोटे आकार के कण होते हैं जो पत्थरों के टूटने से बनते हैं, जिसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा मिट्टी में जो सड़े गले जीवों के टुकड़े होते हैं वो मिट्टी में उपस्थित कणों को इस तरह से विघटित कर देते हैं, वो जैव पदार्थों को, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। मतलब ये जो छोटे छोटे कण होते हैं और ये जो सड़े गले जीव होते हैं, ये मिलकर के क्या बनाते हैं बच्चों, ह्यूमस, जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ह्यूमस किसे कहते हैं। इन चैप्टर से वैसे तो जनरली डायरेक्ट क्वेश्चन ही बनता है, बट कई बार हमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या 1 मार्क क्वेश्चंस होते हैं उसमें छोटी छोटी चीज़ों में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ह्यूमस किसे कहते हैं। मिट्टी में उपस्थित जो कणों का जो औसत आकार होता है वो ह्यूमस की मात्रा के आधार, कणों के आकार की मात्रा के आधार पर ह्यूमस
या ये कह सकते हैं मिट्टी के प्रकार और उसके गुण निर्भर करते हैं। बच्चों मिट्टी में पाए जाने वाले कुछ जो सबसे आम खनिज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आयरन जिसे लौह कहते हैं, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। पोटाशियम NPK ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। N फॉर नाइट्रोजन पोटाशियम और K फॉर पोटाशियम, P फॉर फॉस्फोरस। दीज सम इम्पॉर्टेंट मिनरल्स आर वेरी वेरी मतलब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं सॉइल के लिए। अब बात करते हैं हम मृदा प्रदूषण की। मृदा प्रदूषण कैसे होता है? हम कह रहे हैं कि जो हमारे जो सड़े गले जीव जंतु और छोटे छोटे कण जो है मिलकर के हमारा क्या बनाते हैं बच्चों? ह्यूमस बनाते हैं। और ह्यूमस के साथ जब ये खनिज पदार्थ मिल जाते हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं हमारी सॉइल के लिए। पर क्या होता है उसी सॉइल में जब हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में आधुनिक खेती के लिए जो पीड़कनाशी और उर्वरकों का के उपयोग करते हैं, उससे मृदा के जो गुण होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। और उस वजह से जो लाभदायक सूक्ष्मजीव और केंचुए जो है वो धीरे धीरे मरते जा रहे हैं, जिसकी वजह से भूमि जो है वो बंजर बनती जा रही है। अब इन्हीं वजहों से जो उपयोगी घटकों को मृदा से हट जाते हैं, जैसे कि ये सूक्ष्म जीव और केंचुओं की वजह से जो हमारी मिट्टी जो है वो उपजाऊपन उनका कम होता जा रहा है, या दूसरे हानिकारक पदार्थों की वजह का मृदा में मिलना, ये जो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? मृदा प्रदूषण कहते हैं। तो रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम सॉइल और अदर हार्मफुल सब्सटेंसेस इन द सॉइल विच अफेक्ट सॉइल फर्टिलिटी इज कॉल्ड सॉइल पॉल्यूशन। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चों हम मृदा अपरदन की। आपको पता है कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा तेज बहाव से पानी और बहुत तेज बहाव से जब हवा आती है तो ऊपर की जो हमारे सॉइल का जो सबसे टॉप लेयर होती है ना, भूपृष्ठ कह सकते हैं, या जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है, शीर्ष पार्ट, ऊपरी परत है, उसको बिल्कुल बहाती हुई चली जाती है। तो वो जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल का ऊपर से हट जाना होता है उसे कहते हैं हम मृदा अपरदन। वॉशिंग और ब्लोइंग अवे ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल एरोजन। मिट्टी की ऊपरी परत की धुलाई या बहने को हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन कहते हैं। मतलब एक जो सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन है वो मैंने आपको दी है। इसके बाद बात करेंगे बच्चों मृदा अपरदन किन किन कारणों से होता है। सबसे ज़्यादा तो आपको बताया मैंने कि जैसे देखिए आप इतनी तेज आवाज़, कई बार बहुत तेज आंधी आ जाती है तो वो ऊपर के टॉप लेयर ऑफ सॉइल को, और अगर बाय चांस हमने जो मिट्टी है उसमें कोई फसल नहीं उगा रखी तो वो टॉप सॉइल बाउंड नहीं है, वो पकड़ी नहीं हुई, किसी ने रूट से वो जुड़ी नहीं हुई, तो वो टॉप सॉइल को उड़ा के ले जाना आसान रहेगा। उसी तरह से जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब पानी आ जाता है, आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, तो वो भी ऊपर की सॉइल को अपने थ्रू बहाता हुआ ले जाता है। तो विंड और हैवी रेन्स, हवाएं और भारी बारिश जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण होता है सॉइल एरोजन का। इसके अलावा कई बार हम जो खेती है वो प्रॉपर तरीके से नहीं करते, किसी पार्ट में हम करते हैं किसी पार्ट में नहीं करते, ढंग से खेतों की जुताई नहीं हो रखी होती, तो इस वजह से भी कई बार जो मिट्टी है वो पूरी तरह से बंधी नहीं होती क्रॉप से, रूट्स पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं होते खेत मिट्टी के अंदर, तो उस वजह से जो ऊपरी लेयर है वो लूज रह जाती है। वो लूजनेस की वजह से जो है सॉइल एरोजन हो जाता है। कई बार डिफॉरेस्टेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट, मानव कार्य जैसे शहरी क्षेत्र का विस्तार आदि, हम क्या कर रहे हैं शहरों को बनाने के लिए जो खेतों को, जो खाली जगह हैं, जो खेतें हैं, उनको हम ख़त्म कर रहे हैं, या पेड़ों वाली जगहों को हम काट रहे हैं, जंगलों को हम काट रहे हैं और वहाँ बिल्डिंग्स और फैक्ट्रीज लगा रहे हैं। तो उस वजह से डिफॉरेस्टेशन जिसे कह सकते हैं हम, वो एक बहुत बड़ा कारण है मृदा अपरदन का। धूल भरी आंधियाँ बहुत बहुत इम्पोर्टेंट
जो ऊपरी सॉइल को, जितनी तेज बहाव से आंधी आएगी उतनी तेज बहाव से वो सॉइल को उड़ाती चली जाएगी। बाढ़, तेज बारिश आए या बाढ़ आए, ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है सॉइल एरोजन का। बच्चों इसके बाद बात करेंगे हम इस सॉइल एरोजन का हमारे वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे आसपास क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले तो उपजाऊ जो मिट्टी है उसका नुकसान होता है। जो ऊपर की जो सॉइल होती है जिसमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं वो भाव, इस तेज भाव के साथ ऊपरी सतह के साथ खत्म हो जाते हैं और मिट्टी जो है, मिट्टी की उपजाऊपन को कम कर जाते हैं। उसके बाद लैंडस्लाइड्स होने के चांसेस होते हैं। अब वो जब जो सॉइल होती है अगर वो लूज हो जाएगी तो लैंडस्लाइड भी बहुत जल्दी होने के चांसेस रहेंगे। उसके अलावा बाढ़ आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और साथ साथ एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन जो है वो भी बढ़ जाता है। मिट्टी जो है वो उड़ के नहरों में, तालाबों में सेडिमेंट्री वे में मतलब जम जाती है, मल्चिंग सी हो जाती है, सिल्टिंग हो जाती है और इस तरह से वाटर पॉल्यूशन को भी बढ़ाती है। और मिट्टी उड़ के अगर जाएगी तो एयर पॉल्यूशन को तो बढ़ाएगी ही बढ़ाएगी। इसके अलावा मृदा अपरदन को रोकने के उपाय, हम जितनी ज़्यादा से ज़्यादा फसलों को, भूमि को फसलों से ढक के रखेंगे उतना ज़्यादा हमारा एफॉरेस्टेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाएंगे। इसलिए तो आजकल कितना ज़्यादा चल रहा है कि जो है एक तो CO2 और O2 का बैलेंस बना रहता है, दूसरा सॉइल एरोजन के चांसेस भी कम होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। इसके अलावा कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, कई बार हम क्या करते हैं पशुओं को खुला छोड़ देते हैं और कहते हैं जी सारी घास खा लो, सारे क्रॉप्स को वो लोग ख़त्म कर देते हैं, तो उसको भी आपने नियंत्रण करना होगा। इसके बाद टेरेस फार्मिंग, हम फार्मिंग करते वक्त टेरेस फार्मिंग जैसी टेक्निक्स का हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद क्रॉप रोटेशन, ये सब हम अंतर फसल चक्र वगैरह हम आपको बता ही चुके हैं कि उससे क्या होता है हमारे मिनरल्स भी बैलेंस में बने रहते हैं और साथ साथ सॉइल एरोजन का भी चांसेस कम रहते हैं। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन, ये सारी हमारी मतलब एग्रीकल्चर की टेक्निक्स है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हम बाकी चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं। खेतों के आसपास उचित रूप से निकास, मतलब साथ साथ जो पानी है, जैसे तेज पानी बारिश आई है या फ्लड्स आए हैं, तो अगर निकास की प्रॉपर खेतों के आसपास अगर हम नालियाँ प्रॉपरली बना देंगे, निकास की व्यवस्था होगी, तो वो पानी खेतों में ना रुक करके, सॉइल को खराब ना कर करके वो निकास के रास्ते से पानी निकल जाएगा और इस तरह से वो उस उपजाऊ भूमि को नष्ट नहीं करेगा और सॉइल को भी लेकर के नहीं जाएगा और सॉइल एरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों जैव रासायनिक चक्रों की। बच्चों बायोजियोकेमिकल साइकिल इज अ पाथवे बाय विच a chemical substance move through biotic and abiotic components of the earth. बायोटिक कंपोनेंट्स बेटे हम किसको कहते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। और अबायोटिक कंपोनेंट हम किसे कहते हैं, जैसे कि मिट्टी, मृदा, एयर या एयर मतलब वायु और जल, वाटर। ये जो मृदा, वायु, जल, जब ये कंपोनेंट्स, ये अजैविक घटक हमारे जैविक घटक मतलब प्लांट्स, एनिमल्स के साथ बैलेंस बना करके और उस बैलेंस को बनाए रखते हैं और उस रासायनिक चक्र को, जीव रासायनिक चक्रों को चलाते रहते हैं, उस चक्र को हम क्या कहते हैं, जैव रासायनिक चक्र। मतलब जब बायोटिक कंपोनेंट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स के साथ, जैविक घटक अजैविक घटकों के साथ बैलेंस बना करके वातावरण को बनाए रखते हैं, वायुमंडल को बैलेंस में रखते हैं, उसको हम कहते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। अब वो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को पढ़ने के कई तरीके हैं, जिसमें से एक तरीका मैं आपको यहाँ बताऊंगी, वाटर साइकिल, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइकिल ऑफ एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और यू कैन से बायोस्फेयर। मतलब हर चीज में वाटर साइकिल कैसे काम करती है हमने पिछले कंटेंट्स में भी पढ़ा है। वाटर साइकिल क्या होती है, पृथ्वी के जल का परिसंचरण
जिसमें पानी समुद्र से वायुमंडल में वाष्पित हो जाता है, जहाँ ये संघनित होता है और बारिश या बर्फ के रूप में गिरता है, नदियों द्वारा समुद्र में लौटता है या वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में लौटता है। और ये लौटने को मतलब जल का वायु जमीन की सतह से ही जाना और वापस वहीं लौट करके आना वर्षा के रूप में, इसे क्या कहते हैं हम, जल का एक चक्र पूरा कर देता है और इसे हम जलीय चक्र कहते हैं। बच्चों आप देख रहे हैं ये हमारे जो पृथ्वी पर ऑलमोस्ट 71% वाटर है, वही जो जलीय जो बॉडीज होती हैं, जलीय भाग होते हैं, वो जो हमारे आप कह सकते हैं हमारे जो जलीय भाग हैं वो सूर्य की गर्मी से उस पानी को एवोपरेट करते हैं और कहाँ पहुँचाते हैं, एटमॉस्फेयर में पहुँचाते हैं। और जब वो पानी ठंडा होता है तो वो किसके रूप में आ जाता है, बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। और जो इसके अलावा ग्राउंड वाटर जो है वो ट्रांसपिरेशन के रूप में भी ऊपर जाता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाष्पोत्सर्जन, जो हमारी जो पत्ते होते हैं, जो हमारे प्लांट्स होते हैं, वो लगातार वाष्पोत्सर्जन करते रहते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं, मतलब लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। मतलब जब ये फोटोसिंथेसिस होता है तो साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी चलता रहता है और उसके थ्रू भी कुछ अमाउंट में जलवाष्प बनकर कहाँ जाता है, ऊपर वायुमंडल में जाता है और फिर वो जल की छोटी छोटी बूंदों के रूप में संघनित होकर के वापस सतही जल पे आ जाता है। इसको भी हम जलीय चक्र का पार्ट मानते हैं। अब मैं इसको एक थोड़ा इंटरेस्टिंग वे में आपको बताना चाहूँगी। जो हमारी वायुमंडल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, वायुमंडल है वो सन की गर्मी, जो हमारा जो 71% वाटर बॉडीज हैं या कह रही जल जो है वो कुछ तो जलीय भाग वाटर बॉडीज के रूप में, कुछ भूपरपट्टी के भूसतही जल भी है और कुछ अमाउंट में वाटर जो है वो सॉइल के अंदर भी एब्जॉर्ब रूप में होता है। तो ये जो जल है, ये हमारा जो वाटर बॉडीज के अंदर जो जल होता है, ये सूर्य की गर्मी से क्या होता है, वाष्पीकृत होता रहता है, धीरे धीरे गर्म होता है, जो पानी को गर्म करता है और उसके भाप बनने शुरू हो जाते हैं और वो किस रूप में, जलवाष्प के रूप में कहा जाता है, एटमॉस्फेयर में पहुंचता रहता है। हॉट वायु धीरे 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 ऊपर जाती है और ऊपर जाने के बाद वो जलवाष्प जो कि ट्रांसपिरेशन से भी होता है, हमारे जो पत्ते हैं वो भी धीरे धीरे जलवाष्प में कन्वर्ट करते रहते हैं, जो पानी उसमें मिलता है उनको, और उसके अलावा दोनों मिल करके कहाँ जाते हैं, वायुमंडल में पहुंच जाते हैं। और जब वो धीरे धीरे ऊपर पहुंचते हैं तो धीरे धीरे वो बूंदों के रूप में संघनित होकर के पहले तो वो बादल बना लेते हैं और जब ये संघनित होती चली जाती हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो जाती हैं तो वो जब बादल उनको समेट नहीं पाता तो वो किस रूप में आते हैं, रेन के रूप में वापस आ जाते हैं और उसे हम क्या कहते हैं, जलीय चक्र कहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो जल चक्र है कंप्लीट होता है। इसके अलावा कई बार क्या होता है, वायुमंडल में जो मौजूद जल होता है वो जब संघनित होकर के रिमझिम या तेज बारिश या बर्फ और ओलों के रूप में जब धरती की सतह पर पुनः वापस आता है तो उसे भी हम वर्षण कहते हैं। ये भी एक रूप है हमारे जलीय चक्र को कंप्लीट करने का। जब वायु का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसे कि जो हमारे हिली स्टेशंस होते हैं उनमें वायु का तापमान बहुत ज़्यादा नहीं होता, तो वो क्या करता है, वो वर्षा के रूप में ना आकर के स्नो या हिम या बर्फ के रूप में वापस आता है। तो जल चक्र को ये भी कंप्लीट करता है, इसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन और वर्षण। जहाँ तक मुझे है आपको ये टॉपिक्स सारे क्लियर हो गए होंगे और समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।